नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम मराठा स्टेट का ही तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं कल वाला पार्ट का थोड़ा सा आगे ब्रीफ कर दूं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि मराठा स्टेट की स्थापना शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी और शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद शिवाजी सेकंड, जिसकी संरक्षक ताराबाई थी, और उसके बाद खेड़ा के युद्ध के बाद में साहू बन गया, जो कि संभाजी का बेटा था। और साहू के कार्यकाल से भारत में मराठों के इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ जिसे पेशवाओं का युग कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, उस समय छत्रपति थे साहू, और साहू के समय रियल पावर, वास्तविक शक्ति जो थी वो पेशवाओं के हाथ में थी। इस क्रम में साहू को स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका थी बालाजी विश्वनाथ की। नंबर 2, उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि बालाजी विश्वनाथ के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो मैंने कल आपको बता दिए थे। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट जो है अपने पिता की तरफ बहुत ही योग्य व्यक्ति था और 18वीं शताब्दी के शासकों में जो सबसे योग्य सेनापति, राजनीतिज्ञ, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर किसी गिनती होती है तो वो बाजीराव फर्स्ट थे। और बाजीराव फर्स्ट के बारे में मैंने कहा था कि इन्होंने मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में तब्दील कर दिया और मराठा साम्राज्य का संस्थापक बाजीराव फर्स्ट को माना जाता है। इन्होंने छापामार युद्ध की एक नई तकनीक को और इजाद किया। साथ ही साथ इन्होंने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया और इन्होंने मुगल सत्ता पर भी हमला किया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इसने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ भी अपना अभियान चलाया था और धीरे धीरे मराठे जो है दक्षिण भारत के साथ साथ वो गुजरात, मालवा और उत्तर भारत की ओर तेज गति से बढ़े और अब मराठों की तूती मुगल साम्राज्य तक बजने लगी। अर्थात ऐसा लगने लगा कि इन फ्यूचर में अगर कोई मुगलों का स्थान ले सकता है तो वो है मराठे। और उसको, इस साम्राज्य को तब्दील करने में सबसे अहम रोल जो रहा वो बाजीराव फर्स्ट का रहा, जिसने मराठा स्टेट को मराठा साम्राज्य में तब्दील कर दिया। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना कि बाजीराव फर्स्ट जो था, हाँ, अभी हाल ही में बाजीराव पर एक मूवी आई थी, बाजीराव मस्तानी। ध्यान रखना, बाजीराव मस्तानी नामक एक मुस्लिम नृत्यांगना से प्यार करता था जो कि बुंदेलखंड के छत्रसाल परिवार से संबंधित थी। उसको लेकर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। यहां पर यूपीएससी पॉइंट्स अगर हम देखें तो इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट का जो बेटा था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, यहां पर आप ध्यान रखना कि यहां से इसको याद करने का तरीका होगा, इसके नाम का बालाजी और इसके नाम का बाजीराव, तो हो गया बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव जो थे उनका कार्यकाल था 1740 से 1761, 1740 टू 1761। तो 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पेशवा या शासक के समय मराठों का साम्राज्य का विस्तार सबसे बड़ा था, तो उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। मतलब सबसे बड़ा जो मराठा साम्राज्य भौगोलिक रूप से था वो किसके कार्यकाल में था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव भी अपने पिता की तरह, मतलब बाजीराव फर्स्ट की तरह एक बहुत योग्य एवं कुशल राजनेता था। इसके समय इसने मालवा, गुजरात आदि को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और यह तेज गति से उत्तर भारत की ओर बढ़ा। और ऐसा कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव के समय मराठे लगभग पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में छा गए, यहां तक कि अब मराठे पंजाब तक पहुंच गए। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी
कि बाजीराव फर्स्ट जो था, उस बाजीराव फर्स्ट जब छत्रपति के पास गया और छत्रपति से बाजीराव फर्स्ट ने यह कहा था कि छत्रपति आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब हमें मराठा राज्य का विस्तार करना चाहिए। और उसने एक बात कही थी जो कई बार एग्जाम में आती है, उसने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर जबरदस्त प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही टूट जाएगी। ये बात किसने कही? बाजीराव फर्स्ट ने। और ये संदर्भ का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका संदर्भ का मतलब है कि उसने ये बात मुगलों के संदर्भ में कही थी कि मुगलों के साम्राज्य पर हमें जबरदस्त हमला करना चाहिए ताकि मराठों की सत्ता हिमालय तक लहरा जाए, साथ ही साथ हम सतलुज पार कर अटक से कटक तक पहुंच जाए। ये बात किसने कही थी? बाजीराव फर्स्ट ने। और इसने मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में तब्दील किया। लेकिन इसके बाद जो क्षेत्र रह गए उनको बढ़ाने में बालाजी बाजीराव की भूमिका थी। इसलिए बालाजी बाजीराव को वो पार्ट तो मिला ही मिला जो बाजीराव फर्स्ट ने दिया। इसके अलावा बालाजी बाजीराव ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड इस और तेज गति से अपना विस्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, बालाजी बाजीराव जो है इसी के समय मराठे तेज गति से भारत के किस प्रांत की ओर बढ़े? पंजाब प्रांत की ओर बढ़े। और पंजाब प्रांत पर उस समय अप्रत्यक्ष रूप से अहमद शाह अब्दाली का कब्जा था। अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी तैमूर शाह उस समय वहां पर तैनात था। कहां पर? पंजाब के अंदर। पंजाब में तैमूर शाह तैनात था और मराठों ने तैमूर शाह को पंजाब से बाहर निकाल दिया। एक तो यह घटना। दूसरा आप ध्यान रखना, मराठे उस समय भारत के पूर्वी भाग की ओर बढ़े और यहां पर बंगाल के नवाब से उन्होंने उड़ीसा को ले लिया। बंगाल के नवाब से 1751 में वो उड़ीसा को लेने में भी सफल रहे। तो 1751 उड़ीसा भी इनके पास में आया। उड़ीसा उन्होंने किससे लिया? बंगाल के नवाब से, क्योंकि उड़ीसा उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। नंबर 1, बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे बड़ा था। नंबर 1। नंबर 2, बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी को पंजाब प्रांत से बाहर कर दिया। 2 पॉइंट। नंबर 3, 1751 में इन्होंने बंगाल के नवाब से उड़ीसा लिया और उसे कुछ हिस्सों में चौथ देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जो 4th पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा आपको लिंक करना है। लिंक क्या करना है कि आप यहां पर डेट देखोगे कि साहू का छत्रपति के रूप में कार्यकाल जो है 1707 से 1748 है। जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस पेशवा के समय छत्रपति साहू का निधन हो गया? ए, बालाजी विश्वनाथ, बी, बाजीराव फर्स्ट, सी, बालाजी बाजीराव और डी, बाजीराव सेकंड। तो उसमें उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। मतलब बालाजी बाजीराव के समय साहू का निधन हो गया। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेशवाओं के पास छत्रपति की शक्तियां तो पहले से ही आ चुकी हैं, लेकिन कम से कम अभी छत्रपति जिंदा था। और जैसे छत्रपति मरा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लगा कि पेशवा असली छत्रपति नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं मराठा सरदारों के बीच में असंतोष पनपने लगा। मराठा सरदारों में असंतोष पनपने लगेगा तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है। एक तो 1750 के अंदर एक सिंगोला समझौता हुआ था। 1750 में सिंगोला समझौता हुआ था। यह सिंगोला समझौता किसके मध्य हुआ था? तो सिंगोला समझौता बेसिकली पेशवा उस समय था बालाजी बाजीराव और उस समय छत्रपति परिवार का एक वंशज था जिसको रामराज भी कहते हैं और कुछ जगह पर उसका नाम राजाराम सेकंड आया है। राजाराम सेकंड के बीच में
ये एक प्रकार का समझौता हुआ था और कहते हैं कि ये समझौता क्या था कि इस समझौते के माध्यम से कहीं ना कहीं छत्रपति की शक्तियां किसके पास निहित मान ली गई थी, तो पेशवा के पास। और उस समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1750 का सिंगोला समझौता किसके मध्य हुआ था। और उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, मराठों में और भारत के राजपूतों में जो सबसे बड़ी योग्यता थी वो थी कि इनमें साहस और वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए भारत में अगर सबसे अधिक युद्ध किसी ने जीते तो राजपूतों ने और मराठों ने। लेकिन मराठों और राजपूतों में जो सबसे बड़ी कमी थी वो कमी थी कि कई गुटों में बटे हुए थे। जैसे राजस्थान में राजपूत जो थे वो शेखावत, सिसोदिया, राठौड़ इनमें बटे हुए हैं। तो इसी प्रकार जो मराठे थे वो मराठे भी आपस में बटे हुए थे, जिसके कारण आगे चलकर मराठा स्टेट कमजोर होगा। लेकिन जब बालाजी बाजीराव था तब उसने बहुत बेहतर तरीके से उसने हैंडल किया और मराठा सरदारों को अलग अलग शक्तियों के रूप में बंटने नहीं दिया। उस समय बालाजी बाजीराव के समय ही एक मराठा संघ बनता है जिसको हम कहते हैं मराठा फेडरेशन। मराठा संघ बनता है और इस मराठा संघ में मुख्यतः 5 शक्तियां थी। अब ये 5 शक्तियां कौन सी थी तो उसको आप देखोगे तो आगे तक आपको ध्यान रखना है कि मराठा संघ में नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, एक शब्द आएगा ग्वालियर। नंबर 2 आएगा इंदौर, ग्वालियर इंदौर। नंबर 3 जो है वो आएगा पूना। नंबर 4 बड़ौदा, नंबर 4 बड़ौदा। और नंबर 5 जो है नागपुर। मतलब ये 5 इंपॉर्टेंट पावर्स जो है ये मराठा स्टेट के अंदर पनपती है और ये 5 आगे चलकर मराठा साम्राज्य में अर्ध स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे। वो कौन कौन से हैं तो उसको हम देखें तो वो आएगा ग्वालियर के सिंधिया। ध्यान रखना सिंधिया भी मराठे थे। तो पहला होगा ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, पूना के पेशवा, पूना के पेशवा और बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा की गायकवाड़ और नागपुर की भोंसले। ध्यान रखना ये बेसिकली मराठा संघ के अंदर ही पनपी हुई शक्तियां हैं, पावर्स है और ये खुद मराठे हैं और ये नए नए सेंटर्स बन रहे हैं। अब यहां पर इस सेंटर की विशेषता होगी कि जब तक यहां पर एक ताकतवर नेतृत्व करता होगा तब तक वो इन सबको साथ लेकर चलेगा, जिसमें ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। उसमें एक तरफ सिटीज के नाम होंगे या स्टेट के नाम होंगे और एक तरफ उसमें कौन से मराठा सरदार थे, वैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ध्यान रखना बालाजी बाजीराव में पहला पॉइंट, किस पेशवा के समय सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार मराठा साम्राज्य का था? उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। और अब बालाजी बाजीराव के समय की इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो 18वीं शताब्दी में घटित हुई वो होगी इसी के समय एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। इसी को हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में, 1761 में। मतलब बालाजी बाजीराव और 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध का नाम है जिसको हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगा कि सर पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण क्या था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण अगर आप समझोगे तो मैं पहले आपको एक बार ऐसे समझाता हूं। नंबर 1,
दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक शक्ति लगातार अपना विस्तार कर रही है। उस शक्ति का नाम है मराठा। और उस समय मराठों का सबसे ताकतवर पेशवा बैठा हुआ है, बाजीराव फर्स्ट के बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उत्तर भारत में अपना विस्तार कर रहा है और उत्तर भारत में अगर कोई उसको टक्कर दे सकता था तो वो थे मुगल। लेकिन मुगल तो खुद अपने पतन की ओर है, इसलिए मुगलों के पतन का फायदा उठाकर मराठे तेज गति से उत्तर भारत की ओर बढ़ेंगे और उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए पंजाब प्रांत की तरफ जाएंगे। और पंजाब प्रांत में उस समय कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी तैमूर शाह वहां पर गवर्नर था और मराठे अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी को पंजाब से बाहर कर देते हैं। यह तात्कालिक कारण बनता है पानीपत के तीसरे युद्ध का। अब इसको मैं अगर भौगोलिक रूप से आपको समझाऊं कि किस प्रकार से ये हुआ, तो इसको आप देखिए। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध अगर हम देखें तो यहां पर है मुगल और मुगलों का सेंटर है दिल्ली और दिल्ली के पास में पानीपत। पानीपत हरियाणा में एक जगह का नाम है और इस साइड में ये जो बाउंड्री लग रही है, ये बाउंड्री आप मान लीजिए ये भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार था और पंजाब मुगलों के पास में था और मुगलों पर अहमद शाह अब्दाली ने बार बार हमले करके उनको कमजोर कर दिया, तो अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब अहमद शाह अब्दाली के पास में था। अब आपके पास में एक पॉइंट ये आएगा कि सर अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली, पहली बात, आज अगर आप देखोगे यहां पर आपको पाकिस्तान लगेगा, पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा है। ये अहमद शाह अब्दाली जो था, ये बेसिकली किस देश का शासक है? तो ये अफगानी शासक है, ये अफगानी शासक है। और अहमद शाह अब्दाली को इतिहास में दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, मतलब युग का मोती। ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति था और अहमद शाह अब्दाली का मैंने एक चैप्टर में वहां पहले पीछे उल्लेख किया हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली का पहला हमला भारत में 1748 के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था और उसके बाद से अहमद शाह अब्दाली के लगातार हमले भारत पर हो रहे थे। इस क्रम में उसके लगातार हमलों के कारण ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और यहां तक कि अहमद शाह अब्दाली ने कभी भी भारत में सत्ता का लालच नहीं किया, बल्कि वो हर बार हमला करता और लूटपाट करके वापस चला जाता था। एक चीज और, अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर होगा दुर्रानी साम्राज्य, दुर्रानी एम्पायर के नाम से था। अब आप देखिए कि अहमद शाह अब्दाली का इस जगह पर ये जो पंजाब प्रोविंस था, इस पंजाब प्रोविंस में उसका बेटा गवर्नर लगा हुआ था, जबकि पंजाब किसके पास में था? मुगलों के पास में था। लेकिन मुगल तो कमजोर हो चुके हैं, उनका पतन हो चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं पंजाब उस समय अहमद शाह अब्दाली के पास में है और उसका बेटा तैमूर शाह वहां पर लगा हुआ है। इधर से मराठे अपना भौगोलिक विस्तार तेज गति से कर रहे हैं और मराठों के पास में इतना बड़ा क्षेत्र उनके पास में आ चुका है। ये मान लीजिए मराठे, तो मराठे जब अपना विस्तार करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी लड़ाई होने वाली है। और इन बिटवीन एक चीज का और ध्यान रखना, यहां पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे जिनसे मराठे चौथ वसूलते थे, तो वो इनडायरेक्टली मराठों के दुश्मन होंगे क्योंकि मराठे उनसे हर वर्ष चौथ वसूलते थे। अब आप देखिए कि जैसे ही और मराठों में उस समय यहां पर है बालाजी बाजीराव, पेशवा है, बहुत ही योग्य व्यक्ति है और इसका कार्यकाल था 1740 से 1761। अब हम देखें तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड वॉर ऑफ
पानीपत। तीसरा युद्ध जो है ये 14 जनवरी 1761 को ये वार हुआ था। और कहां हुआ? तो पानीपत में। अब दूसरा किसके मध्य हुआ था ये? तो ये युद्ध हुआ था अफगान वर्सेस मराठा स्टेट के बीच में हुआ था, मराठा एम्पायर के बीच में, सॉरी, मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। उस समय अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की ओर से उस समय था बालाजी बाजीराव, उस समय पेशवा था। ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव युद्ध के मैदान में नहीं जाता है, युद्ध के मैदान में ये नहीं जाता है, बल्कि ये किसी और को भेजेगा। और किसको भेजा इसने? तो बालाजी बाजीराव की तरफ से इस युद्ध में गया उसका बड़ा बेटा विश्वास राव। विश्वास राव मराठा सेना की लीडरशिप कर रहा था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पेशवा कौन था, तो उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि पानीपत के तीसरे युद्ध का नेतृत्व मराठों की ओर से किसने किया, तो उत्तर होगा आपका विश्वास राव। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से वास्तविक नेतृत्व किसके पास में था, रियल लीडरशिप किसके पास में थी? तो वास्तविक नेतृत्व था सदाशिव राव के पास में। वास्तविक नेतृत्व था सदाशिव राव के पास में। और पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए, पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण है अति महत्वाकांक्षा। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली भी विस्तार करना चाह रहा है और मराठे भी अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, इसलिए युद्ध होना लाजमी था। और उस समय मराठों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसका नेतृत्व विश्वास राव कर रहा था, लेकिन रियल लीडरशिप विश्वास राव के चाचा सदाशिव राव के पास में थी। और सदाशिव राव भी काफी योग्य व्यक्ति माना जाता है। अब उस समय जब युद्ध होते थे तो उन युद्धों की भी बाकायदा कमेंट्री होती थी। इस क्रम में इस युद्ध का वर्णन जो है वो किया है काशीराज ने। मतलब जो कुछ हम बोल रहे हैं उस युद्ध के बारे में, उस युद्ध के बारे में वर्णन कौन कर रहा था, तो उत्तर होगा काशीराज पंडित। उसने इस युद्ध के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है कि युद्ध कैसे हुआ। अब पानीपत के मैदान के अंदर दोनों की सेनाएं आमना सामना होती है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि युद्ध के मैदान में लड़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध नीति होती है, जिसे रणनीति के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटजी। और उस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली ज्यादा बेहतर था। अहमद शाह अब्दाली जो था वो ज्यादा बेहतर था। और उसने क्या किया, आप देखिए कि अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली को इस बात का पता था कि पानीपत मतलब दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और 14 जनवरी आप लोग जानते हो कि भारत में मकर संक्रांति के रूप में फेमस है। मतलब ये युद्ध जो हुआ ये मकर संक्रांति वाले दिन हुआ। और 14 जनवरी मतलब उत्तर भारत में जबरदस्त सर्दी। मराठों की हार का एक कारण होगा उत्तर भारत की सर्दी भयंकर थी, और इस बात का पता कहीं ना कहीं मराठों ने पहले नहीं लगाया, जबकि अहमद शाह अब्दाली की पूरी सेना अपनी फुल ड्रेस के साथ में थी ताकि सर्दी से उनका बचाव हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था उसमें मराठे 50,000 की फौज लेकर गए और इनके पास एक से एक योद्धा थे।
और जब ये मराठे यहां से रवाना हुए तो जाहिर सी बात है बीच में पड़ता है, राजस्थान को क्रॉस करेंगे और राजस्थान क्रॉस करेंगे तो यहां पर बीच में पड़ेगा भरतपुर, और भरतपुर का शासक था सूरजमल। एक पैक्ट भी हुआ यहां पर सूरजमल के साथ में। सूरजमल जाट राजा था और बहुत योग्य विद्वान व्यक्ति था। उसने इनको पहले ही टोका कि आप कहां जा रहे हो, और यह बताया गया कि आपके पुरखों ने आज तक जो लड़ाइयां लड़ी है और जो जीती है वो मैदान से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में जीती है। अर्थात आप छापामार युद्ध में सक्सेस हो, लेकिन मैदान की सीधी लड़ाई में आपका सफल होना बहुत मुश्किल होगा। कहते हैं एक पैक्ट यहां पर हुआ था, लेकिन उस पैक्ट को हम ज्यादा विस्तार यहां पर नहीं देंगे। कि ऐसा माना जाता है कि सूरजमल की ओर से कोई डिमांड की गई थी, लेकिन सूरजमल एक बहुत ही योग्य व्यक्ति माना जाता है, जिसकी बात को न मानना भी मराठों की पराजय का एक कारण था। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि मराठों ने सूरजमल की बजाय किस राज्य को ज्यादा तवज्जो दी कि वो हमारा साथ देगा, तो उत्तर होगा अवध। और अवध का शासक था सुजाउदौला। अवध का शासक था सुजाउदौला, मतलब यहां पर अवध के शासक सुजाउदौला के पास में लगभग 50,000 की फौज थी, और मराठों ने अवध के शासक को तरजीह दी कि उसकी सेना भी हमारे काम आ सकती है। इसके साथ साथ लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अवध के शासक को क्यों दी? क्योंकि एक तो उसके पास सेना थी और दूसरा अवध का शासक सुजाउदौला शिया था, जबकि अफगानी जो थे वो सुन्नी थे। तो कहीं ना कहीं मराठों ने ऐसा सोचा कि जब मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई होगी तो ये शिया जो है, शिया शासक जो है, ये मराठों का साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मराठों की हार का एक कारण यह भी था, मतलब इन परिस्थितियों में उन्हें सूरजमल की बात को मानना चाहिए था। अब आप देखिए 14 जनवरी 1761 को जब वार हुआ, ये 18वीं शताब्दी के युद्धों में सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें एक ही दिन में लगभग 40,000 सैनिक मारे गए। और इस युद्ध को कई भारतीय रियासतें छुप छुप कर देख रही थी और समझ रही थी, और वो कहीं ना कहीं मराठों के पतन की महत्वाकांक्षा को पाली थी। उनका मानना था कि अहमद शाह अब्दाली तो फिर भी हमला करके वापस चला जाएगा, लेकिन अगर मराठे इस क्षेत्र में शक्ति बन गए तो वो हम सब से चौथ वसूलेंगे। और ध्यान रखना, इस क्षेत्र में पहले से ही मराठे चौथ वसूलते थे। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मराठों की पराजय का एक कारण यह भी था कि उस समय के भारतीय शासकों द्वारा मराठों का साथ न देना। और साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनसे मराठे चौथ वसूलते थे। अब एकदम वापस यहां पे आए, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो काशीराज ने। किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों के समय उसमें पेशवा कौन था? तो बाजीराव था, परंतु युद्ध के मैदान में नहीं गया था। युद्ध के मैदान में इस युद्ध का नेतृत्व किया था विश्वास राव ने, लेकिन रियल लीडरशिप थी सदाशिव राव के पास। अब एक चीज और, अहमद शाह अब्दाली का साथ किन भारतीय शासकों ने दिया था? तो एक तो होगा अवध का शासक था सुजाउदौला। अवध के शासक सुजाउदौला ने साथ दिया था, और एक रुहेलखंड के शासक जो थे उन्होंने भी, रुहेलखंड के शासक थे, उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इस कारण अहमद शाह अब्दाली युद्ध के मैदान में युद्ध रणनीति से भी कहीं न कहीं मराठों पर भारी पड़ गया। आप इसको इस रूप में समझ सकते हो कि जो काशीराज पंडित ने कहा कि 2 हीरे खो गए हैं, स्वर्ण मुद्राएं बिखर गई हैं, और मोतियों के गायब होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहां पर 2 हीरे हैं, विश्वास राव और सदाशिव राव। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हार के एक कारण यह भी था
कि 14 जनवरी की शाम को जब विश्वासराव अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ, तो सदाशिवराव जो है अपने हाथी से उतरकर घोड़े पे आया और वो विश्वासराव को लेकर साइड में गया। इससे मराठों की सेना में संदेश गया कि कहीं ना कहीं हमारे दोनों ही कमांडर मारे गए हैं और अफरा तफरी मच गई। और शायद आपको जानकर यह हैरत हो कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने महाराष्ट्र, उस समय का जो महाराष्ट्र था, उस समय कोई ऐसा परिवार नहीं था जो इस युद्ध से प्रभावित न हुआ हो। मतलब हर परिवार का कोई बेटा या रिश्तेदार इस युद्ध में मारा गया था। अब आप कहोगे सर, आप तो ये कह रहे हो कि 50,000 की सेना गई थी। यस, 50,000 की सेना गई थी, लेकिन उसके साथ साथ कई मराठे तीर्थ यात्रा के लिए भी इस सेना के साथ में गए थे। उनकी संख्या 1 लाख से 2 लाख के मध्य थी और वो भी इनके साथ में हुई। इसलिए बड़ी संख्या में लोग मारे गए। और जब ये समाचार यहां पहुंचा बालाजी बाजीराव के पास कि हमारी जबरदस्त हार हुई है, तो इसी शोक के बाद कुछ दिनों बाद ही बालाजी बाजीराव का निधन हो गया। इसलिए हम कहते हैं बालाजी बाजीराव का कार्यकाल था 1740 से 1761। और ध्यान रखना आप लोग, जिस समय 1761 में यहां पर वार हो रहा है, उस समय अंग्रेज जो है वो 1757 का प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं। मतलब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का वार जीत चुकी है। अगर उस समय की भारतीय शक्तियों में कोई शक्ति अगर मुगलों का स्थान ले सकती थी तो शक्ति थी मराठी, वो शक्ति थी मराठी। लेकिन एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने, उस अंग्रेज इतिहासकार का नाम आप कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि वो कौन सा अंग्रेज इतिहासकार था जो ये कहता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि भारत में मुगलों का स्थान कौन लेगा। वापस से सुना, पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि भारत में मुगलों का स्थान कौन लेगा, परंतु यह तय कर दिया कि भारत में मुगलों का स्थान कौन नहीं लेगा। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि 18वीं शताब्दी के अंदर मुगलों का कोई स्थान ले सकता था तो वो मराठे ले सकते थे, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों को इतना कमजोर कर दिया कि अब वो मुगलों का स्थान नहीं ले सकते थे। ये बात एक अंग्रेज इतिहासकार करता है, उसका नाम आप कमेंट करके बताएं। तो ये यहां तक था बालाजी बाजीराव। इस युद्ध को ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब इसके आगे हम देखें, इसके आगे का पार्ट जो होगा, इसके आगे का पार्ट, यस दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि पेशवाओं का युद्ध जो था, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में पूरी स्थिति एक बार के लिए बदली। एक बार हम थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि पेशवाओं के युग में बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद उसका बेटा बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद बालाजी बाजीराव, यहां तक हमने देखा। और बालाजी बाजीराव के बाद, निधन के बाद, उनका 17 साल का बेटा माधवराव पेशवा बनता है। माधवराव पेशवा बना और कहते हैं कि माधवराव 17 साल का होते हुए बहुत ही योग्य व्यक्ति था, उस बहुत बेहतरीन सेनापति था और उसी के कारण मराठों ने एक बार पुनः मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में माधवराव ने अहम भूमिका अदा कर दी। इसलिए माधवराव जो है वो कहीं ना कहीं एक योग्य शासक साबित हुआ, क्योंकि उसने मराठों के पतन को रोकने में अहम भूमिका अदा की। और ऐसा लग रहा था कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जिस प्रकार से मराठे हारे, उससे ऐसा लग रहा था कि जल्दी मराठे खत्म हो जाएंगे। लेकिन माधवराव
जो बालाजी बाजीराव का बेटा था उसने इस पतन को रोका और मराठों की ताकत को एक बार पुनः स्थापित किया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि माधवराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। इसने हैदराबाद की निजाम को पराजित किया। इसने दक्षिण भारत में मैसूर को पराजित किया। दक्षिण भारत में इसने मैसूर को भी पराजित किया। और इसके साथ साथ, और उस समय आपको बताया मैसूर के अंदर हैदर अली शासक था, जो कि हम मैसूर स्टेट में पढ़ चुके हैं। और 1772 में 1772 आगे हम पढ़ेंगे बंगाल और अवध स्टेट के अंदर कि उस समय मुगल बादशाह शाह आलम था और शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में था। लेकिन माधवराव ने शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण से निकालकर पुनः दिल्ली में स्थापित किया। इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं माधवराव ने पुनः मुगल सत्ता के अंदर अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त की और शाह आलम को वापस वह दिल्ली लेकर आया था। तो यहां पर यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कहते हैं कि 1772 में 1772 में उसका निधन हो गया और उसका जो निधन हुआ वो मात्र 27-28 साल की एज में हो गया। अगर माधवराव जैसा व्यक्ति जिंदा रहता और वो 50 साल की उम्र भी पार कर जाता तो इतिहासकार कहते हैं कि भारत में मराठा सत्ता स्थापित हो जाती। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान माधवराव की अचानक मौत से हो गया। यहां पर एक बिंदु और ध्यान रखना कि जब माधवराव 17 साल की एज में बना तो वो वयस्क नहीं था, इसलिए माधवराव के समय में उसका एक चाचा था रघुनाथ राव। वो रघुनाथ राव उसका संरक्षक बना हुआ था। अब तक जैसे ही माधवराव मरा तो माधवराव के मरने के बाद में रघुनाथ राव चाहता था कि मैं पेशवा बनूं, लेकिन उन्होंने बाकी मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनने दिया। रघुनाथ राव इतिहास में राघोबा के नाम से जाना जाता है, राघोबा के नाम से। तो माधवराव का निधन हुआ 1772 में। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव बना। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव बना और जैसा कि आप देख रहे हो इसका टेन्योर जो था लगभग 1 साल के आसपास ही था, 1772-73। कारण क्या हुआ कि माधवराव के निधन के बाद मराठे आपस में ही लड़ने लगे और मराठा सरदारों से ज्यादा पेशवा फैमिली आपस में लड़ने लगी। और कहते हैं कि रघुनाथ राव ने इसकी हत्या करवा दी। रघुनाथ राव द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। तो एक बार पुनः फिर मराठों का पतन शुरू हो गया जैसे ही नारायण राव मरता है। अब जब नारायण राव मरा तब उसका बच्चा अपनी मां के गर्भ में था, इसलिए आप यहां पे देखते हो कि 1 साल का गैप यहां पर आता है। 1773-74 के बीच में गैप आता है। और जैसे बच्चा हुआ उसका नाम था, कई जगह नाम आता है माधवराव नारायण राव और कई जगह नाम आता है सवाई माधवराव नारायण राव। वो माधवराव नारायण राव जो है ये पेशवा बनता है। ये बिल्कुल एक अल्पवयस्क बच्चा था, ये एक अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क पेशवा था। इसलिए इसके समय में जो कमांड संभाली गई वो थी नाना फडणवीस के हाथों में। कमांड थी नाना फडणवीस, मतलब नाना फडणवीस जो था वो इसका संरक्षक बना, नाना फडणवीस। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना इसका संरक्षक जो बना वो बना नाना फडणवीस। नाना फडणवीस। यहां पर एक चीज में बताना आपको भूल गया था, बालाजी बाजीराव इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव भी नाना साहब के नाम से जाना जाता था, नाना साहब। तो पूरे इस मराठा हिस्ट्री में मुख्यतः 3 नाना साहब हुए।
एक तो बालाजी बाजीराव भी नाना साहब के नाम से जाना जाता था। दूसरा, एक माधवराव नारायण राव का जो संरक्षक था, जो एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार था, उसका नाम भी नाना फडणवीस था। और तीसरा, आगे हम पढ़ेंगे, जो लास्ट था बाजीराव सेकंड, उसका बेटा जो था, उसका नाम भी, उसका जो दत्तक बेटा था, उसका नाम भी नाना साहब था, जिसका रियल नाम धुंदुपंत था। अब यहां तक हमने पढ़ लिया माधवराव नारायण राव। माधवराव नारायण राव के समय सत्ता नाना फडणवीस के पास और महाजी सिंधिया जैसे लोगों के पास में थी। लेकिन मराठे आंतरिक झगड़ों में इतने फंस गए कि जब रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया तो रघुनाथ राव नाराज हो गया अपने परिवार से, पेशवा परिवार से, और रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया। तो यहां पर आपको ध्यान रखें कि रघुनाथ राव जब अंग्रेजों के पास जाएगा, रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास जाएगा, मतलब EIC के पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और वो उनसे सहायता मांगेगा। मतलब इस पूरे पेशवा परिवार में अगर सबसे पहला निकम्मा और अयोग्य व्यक्ति कोई हुआ तो रघुनाथ राव था, जिसने अंग्रेजों की सहायता मांगकर ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठों के अंदर हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो पहला आंग्ल मराठा वार हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो मराठा वार, ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 के बीच में किस पेशवा के समय हुआ था, तो उत्तर होगा माधवराव नारायण राव के समय। लेकिन उस समय माधवराव नारायण राव के हाथ में असली सत्ता नहीं थी। असली सत्ता किसके हाथ में थी? नाना फडणवीस के हाथों में थी। यहां पर आप ध्यान रखना, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के साथ युद्ध करेगी, जिसमें उसके अपने हित तो होंगे, लेकिन उसको यहां आने का मौका किसने दिया, तो उत्तर होगा उत्तर होगा रघुनाथ राव। अब जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, ये 1782 की सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो गया। ये युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया? सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो यहां पर ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और इसमें लास्ट पॉइंट जो आपका आएगा, माधवराव नारायण राव में क्या, कि माधवराव नारायण राव के हाथ में सत्ता कभी आई नहीं। सत्ता का सही सुख भोगा था उस समय नाना फडणवीस ने। इसलिए अंत में परेशान होकर माधवराव नारायण राव ने सुसाइड कर लिया। ये घटना 1795 की है। ये भी एक बड़ा झटका था। वो इन लोगों से परेशान होकर सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लेता है। जैसे वो आत्महत्या करता है तो इसके बाद फिर एक बार मराठों के अंदर आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है, और उस आपसी संघर्ष का फायदा उठाता है रघुनाथ राव का बेटा, जो उससे भी ज्यादा अयोग्य था। और एनसीईआरटी में उसके लिए शब्द आ रहा है नालायक, मतलब कि पेशवा परिवार का एक अयोग्य लड़का, जो रघुनाथ राव का बेटा था, जिसको इतिहास में बाजीराव सेकंड के नाम से जाना जाता है, वो बाजीराव सेकंड सत्ता में आ जाता है। और उस बाजीराव सेकंड का कार्यकाल है 1791 से 1818। ध्यान रखना, कुछ बुक्स में 1795 भी दिया हुआ है, लेकिन वो अव्यवस्थित कार्यकाल है। इसका व्यवस्थित शुरू होगा 1796 से 1818। अब लास्ट जो पेशवा है, उस लास्ट पेशवा का नाम बाजीराव सेकंड है। बाजीराव सेकंड का दत्तक बेटा जो था, मतलब इसका खुद का बेटा नहीं था, गोद लिया जो बेटा था, उसका नाम नाना साहब था। ये पॉइंट भी आप यहां ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझाऊं आपको कि जो बाजीराव सेकंड था, बाजीराव सेकंड, इस बाजीराव सेकंड को सबसे बड़ा खतरा क्या था? बाजीराव सेकंड को सबसे बड़ा खतरा हैदराबाद से नहीं था, मैसूर से नहीं था, बल्कि पेशवा परिवार और मराठा सरदार आपस में ही लड़ते थे। इस बात को ऐसा समझना कि बाजीराव सेकंड के दुश्मन जो होंगे, एक तो पेशवा परिवार होगा, दूसरा
मैंने एक बात कही थी कि बालाजी बाजीराव के समय बहुत सारे फेडरेशन के पार्ट थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, वो सब क्या थे, इसके समय अर्ध स्वतंत्र राज्य बन गए। मतलब बाजीराव सेकंड के समय पहला पॉइंट ध्यान रखना है, अर्ध स्वतंत्र राज्य बन गए, जिसको हम कहते हैं सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये अर्ध स्वतंत्र राज्य कौन से थे? तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और पुणे के पेशवा। मतलब अब मराठा साम्राज्य से वापस मराठा राज्य बन गया और मराठा राज्य भी कई छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। और उस समय मराठा पेशवा है बाजीराव सेकंड, जो कि पूरे पेशवा इतिहास का सबसे अयोग्य व्यक्ति है। और इस अयोग्य व्यक्ति को पहला खतरा है इन अर्ध स्वतंत्र राज्यों से, ये इसकी बात को नहीं मानते थे। और दूसरा खतरा है पेशवा परिवार से, मतलब इसको अपने परिवार के अंदर से ही खतरा था। बाजीराव सेकंड इस खतरे के समाधान के लिए अंग्रेजों से मिल जाता है और अंग्रेजों के साथ बाजीराव सेकंड एक संधि करता है, जिसे इतिहास में बेसिन की संधि कहते हैं, जिसे इतिहास में बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप फिर एक बार ध्यान रखेंगे, बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि जो है वो बेसिकली 1802 में हुई है। और किसके मध्य हुई है? तो बेसिन की संधि हुई है EIC और पेशवा के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के मध्य बेसिन की संधि हुई। और बेसिन की संधि क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपने परिवार से ही और अपने मराठा सरदारों से खतरा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेता है। और बेसिन की संधि को भारत के कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये वो संधि है जिस संधि के द्वारा डायरेक्टली अंग्रेजों को मराठों के अंदर हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, हम आगे इसको पढ़ेंगे। बेसिन की संधि किस प्रकार की संधि थी? तो चूंकि ये संधि अंग्रेजों द्वारा की गई थी, तो ये संधि जो थी ये एक प्रकार की सहायक संधि थी। ये एक प्रकार की सहायक संधि थी, जिसको हम कहते हैं सहायक संधि। अब सहायक संधि के अंदर हम पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कि इस सहायक संधि के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे सहायक संधि के। तो ध्यान रखना, इस संधि में क्या क्या पॉइंट होंगे। नंबर 1, पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछे, वह कौन सा पेशवा था जिसने अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार कर लिया? तो उत्तर होगा बाजीराव सेकंड। नंबर 2 जो है, इसी बेसिन की संधि का दूसरा पॉइंट होगा कि पेशवा की सुरक्षा के लिए EIC की सेना तैनात कर दी गई पुणे के अंदर। और कितने सैनिक थे? तो 60,000 सैनिक यहां पर तैनात थे, जो पेशवा की सुरक्षा के लिए होंगे। आप लोग ध्यान रखना, बेसिन की संधि के माध्यम से मराठों की सुरक्षा अंग्रेज कर रहे हैं, जबकि अभी तक मराठे किसी और की सुरक्षा करते थे। जब ये संधि होगी तो कहीं ना कहीं मराठों की अपनी सेना कमजोर हो जाएगी या न के बराबर होगी, और वो डिपेंडेंट किस पर हो जाएंगी? मराठों की सेना पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर। और तीसरा, ध्यान रखना, अंग्रेजों का हित छुपा हुआ था कि इसके माध्यम से उन्होंने न केवल मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, न केवल उन्हें सैन्य रूप से कमजोर किया, बल्कि अपनी सेना का खर्च भी उन्होंने वहां से निकाल लिया। मतलब ये होगा कि इस संधि के माध्यम से मराठों ने 26 लाख रुपए आय वाले, मतलब वो क्षेत्र जिनकी इनकम 26 लाख रुपए थी, 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र, वार्षिक आय वाले क्षेत्र मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। जब ऐसा होगा तो ये मान लीजिए कि मराठा स्टेट लगभग किसके नियंत्रण में आ चुका है? तो उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में। और ऐसा किसने किया? तो बेसिन की संधि के माध्यम से बाजीराव सेकंड ने ऐसा किया था, जो कि नालायक और अयोग्य व्यक्ति था। और भारत के इतिहास में एक बाजीराव फर्स्ट वो था
और एक बाजीराव सेकंड, ये वाला पार्ट है। अब उसके हम आगे चलें तो आप देखोगे कि जैसे ये संधि हुई, उस संधि के बाद में कई जो सेमी स्टेट्स थे, अर्ध स्वतंत्र राज्य थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपना युद्ध शुरू कर दिया। तो शुरू हो जाएगा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, ये बेसिकली 1803 से 1806 में हुआ था। और यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ तो संधि कर ली है, लेकिन बाकी जो अर्ध स्वतंत्र राज्य थे उनकी आप बेवकूफी देखिए कि वो अंग्रेजों से लड़ेंगे लेकिन अलग अलग होकर, जिसके कारण उन सबको एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, EIC ने पराजित कर दिया और उनके साथ संधियां की। ये संधियां कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे इधर दे दे एक संधि नंबर 1, जैसे आपके साथ आ जाए देवगांव की संधि। देवगांव की संधि आपसे पूछे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में देवगांव की संधि किस अर्ध स्वतंत्र राज्य के साथ हुई। दूसरा सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, एक संधि ये वाली है। और तीसरा है राजापुर घाट की संधि, राजापुर घाट की संधि। ये 3 संधियां इंपॉर्टेंट हुई, जिसमें देवगांव की संधि हुई नागपुर के भोसले के साथ, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई सिंधिया के साथ, और राजापुर घाट की संधि हुई होलकर के साथ। यह क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, या फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जोड़िए। ये संधियां आपके एग्जाम में आ सकती हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन सभी संधियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन ताकतों को न केवल हराया बल्कि इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया, और इस प्रकार मराठा राज्य लगातार कमजोर होता गया। और उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण था मराठों के अर्ध स्वतंत्र राज्यों का आपस में लड़ना और एक बहुत कमजोर और अयोग्य व्यक्ति का पेशवा बनना, जिसका नाम था बाजीराव सेकंड। अंत में क्या होगा कि अंग्रेजों ने मराठों को इतना कमजोर कर दिया कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको हम कहते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार। ये वार हुए हैं 1817-18 के अंदर। और ध्यान रखना, इस तीसरे एंग्लो मराठा वार में लगभग अंग्रेज मराठों के सभी अर्ध स्वतंत्र राज्यों को पराजित कर देते हैं। जैसे पराजित करने के बाद एक होती है ग्वालियर की संधि। अब जो ग्वालियर की संधि हुई वो संधि थी सिंधिया के साथ। सिंधिया कहां पर थे? ग्वालियर में। तो उनके साथ में जो संधि उसको कहते हैं ग्वालियर की संधि, सिंधिया के साथ। नंबर 2 मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि हुई है होलकर के साथ। मंदसौर की संधि होलकर के साथ, और इसके माध्यम से होलकर को एक जगह पर फिक्स कर दिया गया। और तीसरा पूना की संधि। पूना की संधि, और ये संधि जो है ये बेसिकली किसके साथ में हुई? पेशवा के साथ। पूना की संधि पेशवा के साथ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पूना की संधि। और आपको ध्यान क्या रखना है कि वो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को मराठा क्षेत्र से ही बाहर निकालकर उसे एक पेंशनर बना दिया और उसे कहां भेजा? उसे आज का जो उत्तर प्रदेश है
उसमें एक जगह बिठूर, और बिठूर कहां पर है? कानपुर के पास, वहां पर इसको भेज दिया गया। मतलब देखिए कितना बड़ा साम्राज्य था मराठा स्टेट। उस मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। उस बाजीराव सेकंड ने ऐसी मूर्खताएं की कि अंत में उसके खुद का भी अंत हुआ। क्यों? क्योंकि उसे मराठा क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया पूना की संधि से, और पूना की संधि से निकालकर उसे कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर बिठा दिया गया, ताकि वो किसी प्रकार की राजनीति न करे, और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पेंशनर बना दिया। और पेंशनर बना के कहां भेजा? तो उत्तर होगा कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, तो हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में पेशवा नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर बाजीराव सेकंड का ये दत्तक बेटा था, एडॉप्टेड सन था नाना साहब। इस नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था। मतलब ध्यान रखना, बाजीराव सेकंड का दत्तक बेटा जो था उसका नाम था नाना साहब, जिसका रियल नेम था दूदू पंत। और ध्यान रखना, नाना साहब को जब अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया, तब नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ होता है और वो 1857 के विद्रोह में भाग लेता है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा था मराठा स्टेट। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत के अंदर 18वीं सदी के राज्य चल रहे हैं। कल हम इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा 18वीं सदी का राज्य, और उसमें हम कल पढ़ेंगे बंगाल राज्य के बारे में कि किस प्रकार बंगाल का उद्भव हुआ, किस प्रकार से बंगाल भारतीय राजनीति में शीर्ष पर आया, और किस प्रकार बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और 1757 का प्लासी का वार और बक्सर का युद्ध हुआ। ये कल हमारा टॉपिक होगा बंगाल। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।